हाँ मैंने नहीं दी थी एनसीईआरटी, हो गई थी। ओके ओके ठीक है ठीक है। मुझे बुकलेट दिखाओ, एनसीईआरटी नहीं, मुझे बुकलेट देखना है कि उसमें से क्या देना है, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ डिस्कस हो गई, मुझे भी पता है। मैं एक काम कर रहा हूँ अभी, मैं कुछ डीसीटी 4 नहीं दी ना मैंने। शांत हो जाओ। हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बता चुका था मैं। चल तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने देखा था कि प्रायर इवेंट ए है, पोस्टीरियर इवेंट ई है। प्रायर इवेंट कैन अकर इन A1 A2, रिपीट करने की, छापने की जरूरत नहीं, पहले मैं बता चुका हूं। AN वेज, थैंक यू भाई। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, बता चुका हूं ये मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये डिपेंडेंट इवेंट है और ये इस पे डिपेंड करेगी कि A1 का कौन सा केस आया, तो प्लस PA2 E बाय A2 अप टू सो ऑन। ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी। तो एक प्रायर इवेंट थी, पोस्टीरियर इवेंट थी। पोस्टीरियर इवेंट प्रायर इवेंट के आउटकम पे डिपेंड कर रही थी। पॉसिबल अलग अलग केसेस थे, सभी केसेस ये टोटल। क्लियर? अब बेइस थ्योरम क्या है, सिंपली समझिए। A1 पता है तो PE निकालना आसान है, ये प्रायर है तो ये निकालना आसान है। बेइस थ्योरम ही रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। अभी समझ में आ जाएगा क्या है मतलब। कि हमें अगर ये पूछा जाए कि ये कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इफ E हैज ऑलरेडी अकर्ड, जस्ट उल्टा पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो यहां टेक्निकली उतना अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन देखिएगा मैं एग्जांपल ये देखता हूं। एक अर्न 1 है, एक अर्न 2 है, यहां 2 रेड 3 ग्रीन, 3 रेड 5 ग्रीन। अ बॉल और एन अर्न इज रैंडमली चूजन, ठीक है, एंड बॉल इज पिक्ड। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज रेड। ये है पहला काम। क्या है? अर्न चुनोगे, फिर बॉल चुनोगे। तो पहला काम है E, चूज अर्न, ठीक है, फिर चूज बॉल, यही है। और अर्न कैन बी चूजन इन 2 वेज, मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं दिया तो 1/2 मान ले। 2 अर्न है, एक अर्न चुनोगे, इक्वली लाइकली मान लिया तो 1/2 तरीके, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो अगर ये हमने चुना तो इसके आंसर 2/5, ये हमने चुना तो इसके आंसर 2/5 और 3/8। पक्का समझ में आया? तो ये है इस अर्न को चुनने की प्रोबेबिलिटी। और ये क्या है? ये अर्न चुना, अब इसके आने के चांसेस। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब बेइस थ्योरम का स्टेटमेंट समझिएगा। बेइस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता, इसकी जगह है ना, एंड बॉल इज पिक्ड इफ द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज पिक्ड फ्रॉम अर्न 1। ये समझ में आया? जस्ट उल्टा पूछ लिया कि अब क्या है कि बॉल बता दी कि बॉल रेड आ रही है। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज picked from अर्न 1।
क्लियर? तो रेड होने के दो केसेस हैं, इनमें एक केस वो है जब इस सन से उठाया, एक केस वो है जब इससे उठाया। तो रेड होना ये हमारा नया सैंपल स्पेस बन गया, और फेवरेबल केस कौन सा बन गया? ये समझ में आया? ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया, और फेवरेबल केस इसमें से वो केस जो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी इट इज पिक्ड फ्रॉम अनवन। समझ गए? तो ऐसा कुछ करना है। थोड़ा और मैं अलग एग्जांपल लेता हूं तो आपको और बेहतर लगेगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसमें से मैंने दो बॉल उठाई, इसमें से दो बॉल बाहर निकाली। इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 ग्रीन 3 रेड 2 ग्रीन। अब इफ फाइनल ड्रॉ रिजल्ट्स इन both red, find probability that at least one red was picked in first draw। तो पहले क्वेश्चन से ये समझने की कोशिश करिए कि रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है कुछ, क्योंकि आपको सेकंड का आउटकम दिया है, फर्स्ट का पूछा है। फर्स्ट का दिया होता सेकंड का निकालना बिल्कुल आसान था, क्योंकि ये फर्स्ट ड्रॉ है, ये सेकंड ड्रॉ है। तो पहले तो मीनिंग समझ में आई कि ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि दो इवेंट में तोड़ते हैं। ए क्या है? ड्रॉइंग, ये फर्स्ट ड्रॉ है। ई है सेकंड ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ मतलब ड्रॉइंग रेड बॉल्स, है ना? रेड बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ। आप जरा समझिएगा, फर्स्ट ड्रॉ कैन अकर इन 3 वेज। फर्स्ट ड्रॉ 3 तरीके से हो सकता है, तो उनको मैं नाम दूं A1, A2, A3। A1 का मतलब क्या है? मान लो दोनों रेड हो, ये इसका मतलब दोनों ग्रीन, इसका मतलब एक रेड एक ग्रीन। आया समझ में? अब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किस किस पे डिपेंड करेगी? या तो घटना ये घटी होगी, समझ गए? या घटना ये घटी होगी। तो पहले A2 घटेगा, फिर E का नंबर आएगा, फिर A3 घटेगा, फिर E का नंबर आएगा। और ये समझ पा रहे हो कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, E बाय A1। अगर ये घटना घट गई है, इसमें 2 रेड निकल चुके हैं, तो अब वहां से 2 रेड निकलने के चांसेस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो पहले PA1 ये घटना घटेगी, इसके चांसेस 2C2 बाय, ओके रेड ऊपर है, ओके 3C2 बाय 5C2। आया समझ में? और ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E बाय A1। इसकी 2 रेड बॉल निकल के इसके अंदर गई, तो 4 रेड 3 ग्रीन। तो क्या आंसर आएगा? 4C2 बाय। तो ये समझ पा रहे हो, ये वाला आंसर हम निकाल पा रहे हैं। चलो अगला लिखें, A2। A2 कितना आएगा? 2 ग्रीन 2C2 बाय 5C2, और 2 ग्रीन उठ के उसके अंदर आ गई, तो उधर 2C2 बाय 7C2। थर्ड बोलो, एक रेड एक ग्रीन, 3C1 2C1 5C2 इंटू 3C2 बाय, पक्का आया समझ में? अब इस पे गौर करो, पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? देखो, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 रेड वाज पिक्ड, और गिवन क्या है? फाइनल ड्रॉ रिजल्ट्स इन बोथ रेड, और बोथ रेड क्या है? ई। तो ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे ई आएगा और ऊपर क्या आएगा?
एटलीस्ट वन रेड वॉज पिक्ड, एटलीस्ट वन रेड, A1 A3, सोचो एटलीस्ट वन रेड, यही दो केस तो है एटलीस्ट वन रेड में, या तो दोनों रेड होंगे। आया समझ में? तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, और ये हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ये है। ई होने के तीन के तरीके हैं, इन तीन तरीकों में फेवरेबल केस कौन से हैं जहां एटलीस्ट वन रेड उठाई? कौन कौन से? पहला और लास्ट वाला। तो ये दोनों न्यूमरेटर में चले जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये तीनों। बात आई समझ में? तो जो पूछा है उसका केस इसमें ढूंढो, क्योंकि ये जब हम करते तो ऊपर लिखते A1 यूनियन A3 इंटरसेक्शन E और नीचे लिखते PE, तो डिनोमिनेटर सोचो क्या है? डिनोमिनेटर तो PE है, और न्यूमरेटर क्या है? इसके वो केसेस जो E में कॉमन है, और इसके वो केसेस, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेते तो यही तो करते। मतलब यूनियन में प्लस कर सकते हो आप चाहो तो, इसको लिखते A1 इंटरसेक्शन E प्लस A2 इंटरसेक्शन E, और A1 इंटरसेक्शन E क्या है? A1 इंटू E बाय A1, ये क्या है? A2 इंटू E बाय A2। तो बात आगे समझ में कि बेइस थ्योरम में सिंपली क्या होगा कि घटना घटने के तीन तरीके होंगे, उन तरीके से टोटल आंसर मिल जाएगा। और रिवर्स पूछा है तो इसका वो केस, तो जैसे पूछा था एटलीस्ट वन रेड, तो देखो एटलीस्ट वन रेड वाला कौन सा एग्जांपल, कौन सा केस है? दिस प्लस दिस, ये दो ऊपर आ गए, ये तीनों नीचे। तो इंटरसेक्शन ही तो, यही तो फॉर्मूला होता है, यही नहीं होता फॉर्मूला? ऊपर और नीचे तो ऊपर इंटरसेक्शन आता है ना, यूनियन को ही मैंने प्लस लिख दिया, क्योंकि A1 A3 में कॉमन तो नहीं है ना कुछ। नहीं समझ में आया? A1 यूनियन A3 को मैंने A1 प्लस A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 लिखते, लेकिन ये चीज जीरो है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैंने प्लस कर दिया। तो A1 का इंटरसेक्शन E के साथ, A3 का इंटरसेक्शन E के साथ। और समझने के लिए आप ये सोच सकते हो, ये भी A1 इंटरसेक्शन E था, ये A2 इंटरसेक्शन E था, ये A3 इंटरसेक्शन E था, ये चला। E के तीन केस थे, तो ये सैंपल स्पेस है, फेवरेबल फर्स्ट एंड थर्ड, वो ऊपर आ गया। हाँ, तो बेइस थ्योरम ऐसे लिखेंगे हम, इसमें उल्टा पूछा होता A1 बाय E, तो हम कैसे लिख रहे हैं? PA1 इंटरसेक्शन E बाय PE, और इसको क्या लिख रहे हैं? E1 A1 इंटू E बाय A1 अपॉन PE सिग्मा PAI PE बाय AI। सोचो, बाय डेफिनेशन A1 बाय E यही होता है A1 इंटरसेक्शन E, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम A1 बाय E नहीं निकाल पाते, E बाय A1 निकाल देते हैं। तो हमने वही किया कि इसको पहले डेफिनेशन से लिख लिया। तो A1 इंटरसेक्शन E, A1 इंटरसेक्शन E को लिखने के दो तरीके थे, E A1 बाय E, लेकिन ये तरीका लिखने का तो मीनिंग ही नहीं है, वही तो पूछा है A1 बाय E, इसीलिए हम इसको PA1 PE बाय A1, सो दैट हमसे ये निकल आए, ये दोनों हैं बराबर ही। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया कि बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मान लो PA बाय B गिवन है, आपको PB बाय A निकालना है, एक गिवन है, दूसरा निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सोच पा रहे हो, ये दो चीजें बराबर लिखी, दोनों ही, ये B इंटरसेक्शन A है, ये A इंटरसेक्शन B है, दोनों बराबर होते हैं।
तो आपको ये दिया है, दूसरा निकालना है, तो आप ऐसे इक्वेट करके निकाल सकते हो। तो हमने एग्जैक्टली यही निकाला है कि A1 बाय ई निकालना था हमें, E बाय A1 पता था, तो हमने E बाय A1 के टर्म में लिख दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएंगे, अभी सिर्फ आप थ्योरी छापो। और ये ऐसा है कि इसमें कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाता है, आपको जरूरत पड़ेगी नहीं इतना सब करने की। तो देखो क्वेश्चन एक दो मैं करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चंस में लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी। क्वेश्चन 1, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज मिसिंग। एक कोई मिसिंग है, हमें नहीं पता कौन सा है। नाउ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम these 51 cards and is found to be spade. Find probability that missing card was also spade. उम्मीद है क्वेश्चन ऑब्वियस लग रहा होगा कि 52 पत्ते थे, एक कोई कार्ड मिस हो गया। अब हमने जो 51 पत्ते बचे उनमें से एक कार्ड निकाला और वो हमें स्पेड मिला। अब यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड वाज आल्सो स्पेड। तो ये रिवर्स है, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए मिसिंग कौन सा है, फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी, फिर आप दूसरा कार्ड निकालोगे। यहां उल्टा हो गया। क्लियर? तो वैसे हम लॉजिकली कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिखूंगा। तो लेट A1 मिसिंग कार्ड इज स्पेड। ए, तो ए बार क्या है? मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, यही बनेगा। और ई क्या है? कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। नाउ ई डिपेंड्स ऑन ई एंड ए बार। समझ गए? क्लियर? तो अब हम क्या क्या लिख सकते हैं? पी ए की वैल्यू, मिसिंग कार्ड इज स्पेड, 52 पत्तों में से कोई भी मिस हो सकता था। व्हाट इज द चांस दैट द मिसिंग कार्ड इज स्पेड? सोचो, आया? कोई भी गुम सकता था, 52 में से कोई भी गुम सकता था। अगर वो स्पेड गुम गया तो 13/52 मतलब 1/4 चांस है, और स्पेड ना गुमने के। अब जरा सोचिए, मैं E बाय E डायरेक्ट निकाल सकता हूं। E बाय E क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग स्पेड इफ इट इज नोन दैट स्पेड इज मिसिंग।
तो बताओ ये कितना है, 12/51। और ई बाय ए बार बताओ कितना है, 39/51। समझ में आया? नहीं, स्पीड तो निकालना ही है ना, सॉरी 39 क्यों आएगा, 13 आएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग स्पीड निकालना तो स्पीड ही है। इफ इट इज नोन दैट मिसिंग कार्ड वॉज नॉट स्पीड, तो 51 पत्तों में तेरा अभी भी पूरे स्पीड शामिल है। ये डिकोड कर पाए पूरा? अब पूछा क्या गया है, नाउ वी हैव टू फाइंड, अब बताओ वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है, मिसिंग कार्ड इज स्पीड और गिवन क्या है, ये समझ में आया? पी ए बाई ई चाहिए हमें, उल्टा चाहिए, तो इसी को हम लिखते, तो पी ए बाय ई निकालने के लिए हमने क्या देखा, पी ए इंटरसेक्शन ई बाय पी, और ए इंटरसेक्शन ई निकालने के लिए पी ए इंटू ई बाय ए, झिल गया, अपॉन पी ई। और पी ई दो चीजों से मिलकर बना है, पी ई बाय ए प्लस पी ए बार पी ई बाय ए बार, झिल गया। तो सिंपल सी बात, ये दो केसेस से मिलकर बना था, इनका एक केस हमारा फेवरेबल है, तो ये सैंपल स्पेस, ये फेवरेबल केसेस, एक तरीके से यही हुआ। ये मैंने इसलिए लिखा, स्कूल में ऐसे लिखना है, अगर है सिलेबस थ्योरम है सिलेबस में, हाँ नहीं तो एमपी बोर्ड में नहीं था क्योंकि, चलो तो समझ गया कैसे लिखना है। पहले इवेंट डिफाइन कर दो, क्या क्या गिवन है, तो ये रीड करते हुए आना चाहिए कि ई बाय ए और ई बाय ए बार हमसे निकल आएगा। पूछा उल्टा है ए बाई, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखा, ई के जितने केसेस हैं एक ही ऊपर लिखा है। चलो तो आंसर कितना बना, तो ये वाला ऊपर है, तो 1/4 इंटू 12/51 अपॉन 1/4 इंटू 12/51 प्लस 3/4 इंटू 13/50, सही है। तो 51 ये ऊपर 12 बना, नीचे 12, 39, 12/51। हाँ दूसरा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, हाँ देखिए डिस्क्लेमर है, कुछ एक्चुअल फैक्ट से लेना देना नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट is very rare in India, ठीक है, it occurs 1 in thousands only, ठीक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट हमने ये कहा कि 1000 में से एक ही आदमी को मिलता है, ठीक है, तो 1000 लोगों में से एक आध कोई होगा, ये मान लिया हमने। अब हमने, ठीक है, अब लिखा है एक्यूरेसी ऑफ जीनोम बेस्ड टेस्ट, जीनोम टेस्टिंग होती है ना इसकी, बेस्ड टेस्टिंग इज 95%, मतलब जीनोम बेस्ड जीन्स की स्टडी का उससे कोई मतलब नहीं, नाम है, एक टेस्ट है जिससे पता करते हैं ओमिक्रॉन है कि नहीं, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है 95%, समझ गए। 95% एक्यूरेसी मतलब क्लियर कि सही बताने के चांसेस 95%, ओमिक्रॉन है और वो बता देगा 95% चांसेस हैं कि बिल्कुल सही बताएगा, 5% चांस है कि गड़बड़ बता देगा, क्लियर। अब टेस्ट इफ रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट is found to be positive, मतलब टेस्टिंग रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही सफर्स फ्रॉम ओमिक्रॉन, ही एक्चुअली सफर्स फ्रॉम। अब देखो
बिल्कुल नॉर्मल, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट रेयर है, ये हमें पता है, ठीक है। अब जो हमने मशीन बनाई है या जो टेस्ट बनाया वो 95% तक एक्यूरेट है। अब हम डॉक्टर हैं, हमारे पास एक बंदा आया, हमने कहा चेक करके आओ, वो रिपोर्ट लेके आया रोते हुए कि भाई मुझे तो कोरोना हो गया, और हम कहेंगे 95% एक्यूरेट है ये रिपोर्ट, तो उस हिसाब से वो तो पागल ही हो जाएगा। क्योंकि 90 लगता क्या है इन जनरल, आपको क्या लग रहा है? 95% एक्यूरेसी है किसी चीज की, और आंसर आया कि तुम्हें तो कोरोना है या ओमिक्रॉन है, तो इन जनरल लगेगा कि ओमिक्रॉन वाकई में। पता करते हैं, हम देखते हैं, बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। लगता है 95% चांसेस हैं, मतलब टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो दो केस बनेंगे। देखिए, रिपोर्ट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के दो केसेस हैं कि एक्चुअली कोरोना है और उसने सही चेक किया आया, और कोरोना नहीं है, ये समझ पा रहे हो, और इसने गलत चेक किया, ये समझ में आया। दो ही तरीके से रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती थी, कोरोना आया था सही चेक किया, नहीं आया था गलत चेक किया। फेवरेबल केस कौन सा है? इंटू 95/100। अब जरा इसको हम सॉल्व करें, तो ये 95/95 प्लस 999 इंटू 5, अप्रोक्सीमेटली 100/100 प्लस 5000, यही लिखा है अप्रोक्सीमेटली 1/50, 2%। ये कुछ आया समझ में क्या हुआ? तो देखिए, जो लग रहा था कि इतना % एक्यूरेट टेस्ट है, इतना % एक्यूरेट टेस्ट है, और फिर भी उससे पॉजिटिव आया, तो लगता है कि अच्छे खासे चांसेस हैं कि हो गया ओमिक्रॉन। लेकिन ओमिक्रॉन होने के चांस एक्चुअली जो निकले वो काफी कम निकले। वजह समझिए, यहां एक फैक्टर ये है कि काफी रेयर डिजीज है, काफी रेयर डिजीज है, और ये रेयर डिजीज जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो इस टर्म को बहुत छोटा बना देगी। पक्का समझ में आया? मतलब ये एक्चुअल तरीका होगा जिससे डॉक्टर वाकई में कन्विंस होगा, या डॉक्टर क्या सोचेगा कि कितना पैनिक होना है। समझ गया ना? तो पैनिक लेवल इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डिजीज काफी रेयर थी। अगर रेयर नहीं होती तो फिर ये टर्म काफी छोटा नहीं आता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक आ जाती फिर। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी काफी कम आई। आया समझ में? तो ये सही तरीका है टेस्ट को सोचने का कि टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो हम कितना उसको सीरियसली लें। अभी भी इट डजंट मीन कि 2% है तो नहीं हुआ, चांसेस तो अभी भी है 2% के, लेकिन जो लग रहा था साइकोलॉजिकल की 95% चांस है, वो तो नहीं है। क्लियर? तो ये वाला टर्म फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव समझते हो कि था नहीं और उसने बता दिया, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव वाला फैक्टर काफी बड़ा निकल गया, क्योंकि वो डिजीज काफी रेयर है, इस वजह से। क्यों? अरे ये तो फैक्टर आया ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब परसेंटेज आएगा ना। क्यों? 5/100 के मुकाबले तो छोटा है ना, वो भी तो कौन सा 99.99 था। चलो क्वेश्चन देखिए, और भी इंटरेस्टिंग, ये आपको करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग सिलेक्टेड इन जेई, अरे रुको, इंटरेस्टिंग बनेगा ये। 0.6, 60% चांस है उसके सिलेक्ट होने के, ठीक है। अब
अब he has two friends A and B who speak truth with probability 0.7 and 0.8 respectively. दोनों जरूरी नहीं सच बोलते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, ठीक है. नाउ बोथ ऑफ देम टेल हिम दैट ही इज selected. Find probability that he is actually selected. क्वेश्चन समझ में आया? दो दोस्त हैं उसके और एक 70% चांस है सच बोलने के, एक के 80% चांस है. दोनों ने आके बोल दी भाई तू सिलेक्ट हो गया, पार्टी दे दे. ठीक है, तो पार्टी एक्चुअली देना चाह रहा है, तो वो इस समझ गया ना कि कितना ज्यादा खुश होगा कि वो अपने परसेंटेज बढ़ा लेगा. फील करिएगा, नॉर्मली उसको पता है 60% चांस है मेरे सिलेक्ट होने के. अब इन दोनों ने कह दिया, तो अब इसको ये सोचना है कि मेरे एक्चुअली परसेंटेज चांस बदल गए होंगे. याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब इंफॉर्मेशन गिवन होता है तो आंसर बदल जाता है. तो अब इसको ये सोचना है कि मेरे वो चांस बढ़ गए कि घट गए, और वो चांस कितने हो गए. करो तो देखते हैं कितना आ रहा है आंसर. 9/11 जो भी है देखते हैं. या तो दोनों सच, या तो वो वाकई में सिलेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, दो ही केस बनेंगे. तो केस बनेंगे सिलेक्ट हुआ, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, ये दो केस बनेंगे. ठीक है, ए बार और इवेंट ई क्या है? बोथ आर टेलिंग दैट ही इज सिलेक्टेड. ये है. तो अगर ए सिलेक्ट हुआ है और दोनों कह रहे हैं सिलेक्ट हुआ है, ए सिलेक्ट नहीं हुआ, दोनों कह रहे हैं ए सिलेक्ट, ये ए सिलेक्ट हो गया, सॉरी ई ऊपर है, सिलेक्ट नहीं हुआ फिर भी कह रहे हैं. और ऊपर फेवरेबल केस क्या है? सिलेक्ट हो गया, ये. तो सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 0.6. और ये क्या है? सिलेक्ट हो गया और दोनों बोल रहे हैं सिलेक्ट हो गया, तो दोनों को सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलने के 0.7, 0.8. ये समझ में आया? ये इसका है कि सिलेक्ट हो गया और दोनों के कहने के चांसेस की वाकई में तू सिलेक्ट हो गया, तो सच बोलना पड़ेगा. अंडरस्टूड? इंडिपेंडेंट है. अब तो कैसे निकाल लोगे इंडिपेंडेंट नहीं मानोगे तो? इंफॉर्मेशन कम है फिर. ए बार, अब ए बार क्या है? 0.4. और सिलेक्ट नहीं हुआ फिर भी दोनों बोल रहे हैं कि तू सिलेक्ट हो गया, तो दोनों झूठ बोलेंगे. 0.3, 0.2. और ऊपर केस कौन सा है? 0.6, 0.7, 0.8. कुछ कट रहा है? 0.8. 8 कटेगा तो वहां पे ये 0.08 बनेगा ना, तो 3 है ना. कितना बना तुम छोड़ो? 14/15. कितना क्लोज? चलो ठीक है. 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 काट दिया. अब यहां 42 अपॉन 42 प्लस 3, 42/45, बिल्कुल 14/15. देखिए कितना क्लोज पहुंच गया 1 के. लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो सच बोलने के चांस इनके हाई थे, और जब मल्टीप्लाई किया, और जब 2 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा. समझ गया ना? इसी को वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी, ये कि ये वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी नाम बस ये है कि कोई जो बोल रहा है हम कितना कन्विंस्ड हैं उससे, कि दोनों बोल रहे थे तो बंदे को लग गया कि बहुत सारे चांस बढ़ गए मेरे सिलेक्ट होने के, तो शायद पार्टी दे ही देगा.
हाँ बुकलेट निकालो, क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चन करो। 3 काफी अच्छे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 65, इलस्ट्रेशन 64, एक्सरसाइज 13, इसका क्वेश्चन नंबर 1। Bag B was selected. फाइव, ये किसकी थी, कहां से लिखी, करो। इलस्ट्रेशन हो गया दोनों हैंड्स फ्रूट, बताना तो नहीं। एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन 1 हो गया। इसका 5वां, हाँ पहले एक क्वेश्चन से लिखता हूं। ए राइट्स अ लेटर, ए ने बी को लेटर लिखा, ठीक है। अब बी इसको रिप्लाई करता, लेकिन इसको रिप्लाई नहीं मिला। एन लेटर डिड नॉट रीच, प्रोबेबिलिटी बी डिडंट रिसीव द लेटर। ओके, हाँ तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। ए ने बी को लेटर लिखा, अगर बी को मिलता तो वो रिप्लाई करता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। बी को मिलता तो वो पक्का रिप्लाई करता, और वो रिप्लाई करता तो वापस से इसको लेटर मिल जाता। तो लेकिन लेटर रीच डेस्टिनेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी n-1/n है। तो अब इसको अगर रिप्लाई नहीं मिला तो पॉसिबिलिटी है कि इसने जो भेजा वो बी को ही नहीं मिला हो, और इसने बी को भेजा और बी ने वापस भेजा वो नहीं मिला हो। तो अगर इसने भेजा वो नहीं मिला तो 1/n, और अगर इसने जो भेजा वो तो बी को मिल गया, अब जो बी ने भेजा वो इसको नहीं मिला हो। ये टोटल फेवरेबल केसेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बी डिडंट रिसीव द लेटर, 1/n। बस समझ गए। ए ने भेजा बी को नहीं मिला, यही बात खत्म हो गई। तो वापस रिप्लाई कहां से करेगा, और अगर उसको मिल गया और उसने वापस किया तो ये केस, ठीक है। चलो उम्मीद है बेस थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वापस कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो अब लगभग सब कुछ हो चुका है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की थोड़ी सी एक आध क्वेश्चन लेके मैं प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। Two cards are drawn one by one without replacement. अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है तो पक्का ये डिपेंडेंट इवेंट टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब इसमें लेकिन अगर मैंने E1 डिफाइन किया, ड्रॉइंग अ किंग, E2 drawing spade in second draw, in first draw। अब देखिए मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसमें पहला, फाइंड प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बार। फाइंड, check if E1 and E2 are independent. P E1 by E2। चलो तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। आपको बस यहां ये समझाने, ये क्वेश्चन देने का पर्पस है कि लैंग्वेज थोड़े और अच्छे से देखना चालू करें। पहला है E1 इंटरसेक्शन E2 बार। हमें नहीं पता ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और अगर नहीं पता है इंडिपेंडेंट तो इंटरसेक्शन के लिए आप या तो कॉमन सेंस यूज करो या कंडीशनल वाला फॉर्मूला यूज करो। प्रायर इवेंट कौन सी होगी इनमें,
E1 पहले घटेगी, तो P E1 इंटरसेक्शन E2 बार, इसको अगर आप लिखते तो ये E1 इंटू P E2 बार बाय E1 लिखा है, सोचो। क्लियर? और P E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? ड्रॉइंग अ किंग इन फर्स्ट ड्रॉ 4/52, और ये क्या है? ड्रॉइंग नॉट अ स्पेड इन सेकेंड ड्रॉ इफ, ये समझ गए? ड्रॉइंग नॉट अ स्पेड इन सेकेंड ड्रॉ इफ इट इज नोन दैट फर्स्ट ड्रॉ में हमें किंग निकला है। लेकिन ये अब देखिए, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू मेक केसेस, समझ गया ना? क्योंकि हमें नहीं पता वो किंग निकला नहीं निकला, तो दरअसल हम ये चीज ही डायरेक्ट नहीं लिख पाए। पक्का समझ में आया रिस्ट्रिक्शन क्या आ गया? तो हमने क्या किया, ऐसे कर ही नहीं रहे। तो जब हमें ये निकालना है तो ये क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग किंग इन फर्स्ट एंड नॉन स्पेड इन सेकेंड। ये समझ पाए? तो हमने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया, भाड़ में गया इंटरसेक्शन यूनियन, अंग्रेजी तो काम कर रही है। लेकिन ये दोनों करने के लिए तो ये सिंपली क्या है, किंग पहले में आया तो पहले में किंग आने के चांसेस, दूसरे में नॉन स्पेड, तो फिर से केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम केसेस बना लें। क्या केस बनाएंगे? पहला किंग ऑफ स्पेड और दूसरा केस किंग ऑफ अदर। आया समझ में? स्पेड का किंग होने के चांस 1/52, और अब किंग ऑफ स्पेड मिल चुका है, अब नॉन स्पेड होने के चांसेस, तो नॉन स्पेड तो अभी भी उतने ही बचे 39। तेरा स्पेड है, बचे हुए नॉन स्पेड है। और दूसरा किंग ऑफ अदर 3/52, लेकिन अब जहां 39 थे वहां कितने बचे? आया समझ में क्या हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था पहले में किंग चाहिए और दूसरे में नॉन स्पेड चाहिए, लेकिन जो ही हम लिखने जाओगे पहले में किंग, दूसरे का आंसर लिखना जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ये तो डिपेंड करेगा कि पहले स्पेड निकल चुका है कि नहीं। तो ये ऑब्वियस था कि केसेस बनाएंगे। तो केसेस क्या बनेंगे? जो पहला किंग निकला वो स्पेड का था या किसी और का। तो अगर वो स्पेड का था, ये मैंने शायद ये उल्टे कर दिया ना, ओके, हाँ इसीलिए सही कर रहे थे। हाँ, अगर वो किंग स्पेड का था तो 39 नहीं, कुछ सही था शायद। अरे यार मैंने क्वेश्चन बदला ही क्यों है यार इसमें, सही में यार। हाँ, हमें सेकंड कार्ड नॉन स्पेड निकालना है, ठीक है, नॉन स्पेड, और ये स्पेड किंग। अब ठीक है, ऐसे लिख देता हूं तो, और ये क्या है? नॉन स्पेड किंग, और ये भी नॉन स्पेड, ठीक है। अब ठीक है, तो स्पेड का किंग निकला, एक बाहर हो गया, बचे हुए 39 अभी भी पूरे के पूरे स्पेड हैं, और यहां पे एक, ठीक है, मतलब नॉन स्पेड है, और यहां पे 38 बचे हुए नॉन स्पेड हैं क्योंकि एक यहां निकल चुका है। तो ये आंसर आया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो जहां हम कुछ कंडीशनल वंडीशनल नहीं लगा रहे, सिर्फ नॉर्मल केसेस बना रहे हैं। तो मैं लिखने के लिए इसको क्वेश्चन को ही आसान कर देता हूं, सो दैट हमें दो बार ना करना पड़े। E1 इंटरसेक्शन E2 कर देता हूं, तो यहां क्या बन जाएगा? कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। तो यहां स्पीड इन सेकंड, अब बताओ आंसर क्या बनेगा? किंग ऑफ स्पेड निकल गया 1/52, अब स्पेड, और ये 13। अब ठीक है, ये करने की एक और वजह है कि हमें फिर से एक बार और सॉल्व करना पड़ जाता, नहीं तो क्यों? अगला पूछा है मैंने E1 E2 इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो उसके लिए E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते, ठीक है। तो ये कितना बना? 39 1/52 बना, सही है। देखो 12 39 52 सम 51 सम 51 कट गया 1/52, क्लियर। अब P E1 कितना है बताओ? E1 क्या था? ड्रॉइंग अ किंग इन फर्स्ट ड्रॉ 4/52 1/13। अब P E2 पूछा है, P E2 ड्रॉइंग अ स्पेड इन सेकेंड ड्रॉ, तो ये फिर दो केस बनेंगे कि ड्रॉइंग अ स्पेड इन सेकेंड ड्रॉ,
ठीक है। अब ड्रॉइंग अ स्पेड इन सेकेंड ड्रॉ के केसेस क्या बनेंगे? या तो पहले में स्पेड आया, दूसरे में स्पेड। ध्यान दो, इस बार किंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ये पूछा है सेकेंड में स्पेड आना चाहिए। तो पहले में स्पेड, दूसरे में स्पेड, पहले में स्पेड नहीं, दूसरे में स्पेड। पहले में स्पेड आने के चांसेस, दूसरे में स्पेड चाहिए, ओके। पहले में स्पेड आने के चांसेस 1/4, 1/4 लिख लो। अब स्पेड आने के चांसेस 12/51। पहले में स्पेड ना आने के, अब आने के, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बना? आया 1/4। और अब जरा देखिए PE1 इंटरसेक्शन E2 और PE1 और PE2 का प्रोडक्ट 1/13 सही है, इंटू 1/4 और 1/52। तो लग नहीं रहा था लेकिन इंडिपेंडेंट है। पिछली क्लास में भी मैंने कहा था पता नहीं चलता, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो E1/E2 अब तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बनेगा PE1 इंटरसेक्शन E2 बाय PE2 और इंडिपेंडेंट है, तो ये सीधे PE1 बन जाएगा। और PE1 कितना है? चलो, तो इस पूरे क्वेश्चन का एम ये था, ये रिपीट करना कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हमें जनरली पता नहीं होता, हम निकालते हैं। और दूसरा, कहीं फंस जाओ केसेस बनाओ, कहीं फंस गए केसेस बना लो, क्या है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, A and B play a 5-match series and A is twice strong as compared to B. ठीक है, a probability that match is whitewashed या abundant लिख देता हूं, abundant due to rain is equal to 0.1। ठीक है, बारिश की वजह से मैच हुआ ही नहीं तो 0.1 है। ड्रॉ नहीं होना है, या तो ये जीतेगा या बी जीतेगा। ड्रॉ का एक ही, इसको आप समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच बीइंग ड्रॉन, 0.1 ड्रॉ होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, पहला लिखा है A wins exactly 2 मैचेस, दूसरा सीरीज इज ड्रॉन, तीसरा नो मैच इज, सॉरी, could be played if it is given series is drawn। और चौथा A wins series। पांचवा मैं लिख सकता हूं B wins series। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी ने 5 मैच की सीरीज खेली, ड्रॉ होने के चांस 0.1 है। तो 3 चीजें, ए जीतने के चांस, बी जीतने के चांस और सी के ड्रॉ के चांस कितने हैं? 0.1। और इसके चांस अगर x हैं तो इसके चांस 2x, तो इसके 0.3, इसके 0.6। पहले ये समझ में आया, ये हमने क्वेश्चन से कंक्लूजन निकाल लिया। आया समझ में? क्योंकि मैच खेलेगा तभी तो स्ट्रेंथ का मतलब है। तो मैच खेलेगा, इसके चांस 0.6 और 0.3, 0.9 है, मतलब बचे हुए 0.9, 1:2 में बांटा, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखें, E wins exactly 2 मैचेस, इसका मतलब क्या है? टोटल 5 मैच हैं, 2 A को जीतने हैं और बचे हुए 3
ड्रॉ हो जाए या बी जीत जाए, तो 2A और 3A बार। आया समझ में? आंसर बोलो। 5C2 0.6 पे 2 और यहां 0.4 पे 3। आया समझ में? क्योंकि बाकी ड्रॉ हो या कोई और भी जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? अब सीरीज इज ड्रॉन, केसेस बनेंगे बहुत सारे, तो ये तो केसेस का ही क्वेश्चन है। केसेस क्या बनेंगे? ऑल ड्रॉ या 3 ड्रॉ, 1 ए जीता 1 ए बी जीता, और 1 ड्रॉ 2 ए 2 बी। ये समझ में आया? 2 ड्रॉ नहीं हो सकते ना, 2 ड्रॉ हुए तो 3 मैच पक्का रिजल्ट आएगा सीरीज का। क्लियर? तो इन तीनों मैच के रिजल्ट, ऑल ड्रॉन का रिजल्ट सभी के सभी ड्रॉ हो गए, तो 0.1 पे 5। 3 ड्रॉ 1 ए 1 बी। समझ में आया? मल्टीनोमियल का क्वेश्चन हो गया। 5C3 2C1 इंटू 3 ड्रॉ 0.1 का क्यूब 0.6 0.3। आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन, 1 ड्रॉ 5C1 4C2, 1 ड्रॉ 2 ए जीता 2 बी जीता। आया समझ में? कॉमन सेंस लग रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पढ़ा हुआ नहीं है, सब कुछ पुराना ही चल रहा है। थर्ड, नो मैच कुड बी प्लेड इफ इट इज गिवन दैट सीरीज इज ड्रॉन। अब समझ में आया ये क्या है? तो ये क्या है? सीरीज इज ड्रॉन। इसके 3 केस समझ गए? ऑल ड्रॉ, 1 ड्रॉ 1 2 ए 2 बी, 3 ड्रॉ 1 ए 1 बी, और ऊपर ऑल ड्रॉ। आया समझ में? तो ये भी कॉमन सेंस है कि सैंपल स्पेस हमने मॉडिफाई कर दिया, जो गिवन है वो सैंपल स्पेस है, द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस दैट बिलोंग्स टू अवर इवेंट, वो फेवरेबल केस हो गया। ठीक है? तो ऑल ड्रॉन बहुत गंदा है। 0.1 का होल टू द पावर 5 अपॉन आंसर 2 का। ठीक है? अब नाउ ए विन सीरीज। अब ए विन सीरीज के केसेस इस पे डिपेंड करेंगे कि कितने ड्रॉ हुए। समझ गए? क्लियर? तो ए विन सीरीज के लिए नंबर ऑफ ड्रॉज निकालने पड़ेंगे। तो या तो 4 ड्रॉ हो गए, 1 ए जीत जाए, पहला केस। दूसरा केस, 3 ड्रॉ में तो बनेगा ही नहीं ना, 3 ड्रॉ में हो सकता है ना, 3 ड्रॉ में 2 केस है, 2 ए, बस 2 ड्रॉ में 2 केस बनेंगे, 2 ड्रॉ 3A, 2 ड्रॉ कहां? ए बी बी, बिल्कुल सही बी आएगा, बी आएगा। अगला, 1 ड्रॉ के केसेस बहुत बन गए, तो बर्बाद हो गए। 4A, 1 ड्रॉ 3A ए बार, अरे यार मैं ये बात लिख देता हूं, 1 ड्रॉ बस, और नो ड्रॉ का 0 ड्रॉ का 5A, 4A बी, और अगला 3-2। बर्बाद हो गए ओवरऑल। ठीक है, वो तो बस मैं बताना चाह रहा था, केसेस बनेंगे, लॉट ऑफ केसेस हैं, ड्रॉ की वजह से केसेस बढ़ गए। केसेस लिखना आ गया समझ में? और किसी भी केस का आंसर हम लिख सकते हैं। जैसे इसका लिखना होता तो 5C2 इसका आंसर, 5C2 3C2, 2 ड्रॉ 2A 1 बी। समझ गए? और बी विन सीरीज का निकालने का तरीका 1 माइनस 4 माइनस 2। आया समझ में? ड्रॉन वाला ए जीता, टोटल में से घटा दो तो बी जीतेगा। हाँ, तो 1 मिनट, ये पूरा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन था।
क्योंकि हर मैच में जीतने या हारने या पानी गिरने के चांसेस बराबर थे। दैट्स वाई मल्टीनोमियल एक्सेट्रा हमने लगाया, सिर्फ हमें केसेस गिनने हैं और केसेस का आंसर हम मल्टीनोमियल से निकाल देंगे। क्या? हाँ, नहीं वो तो सोचना ही पड़ेगा, पीएनसी कुछ निकल लेगा, क्योंकि हर केस का आंसर अलग है। तुम सोच भी लोगे केसेस तो फायदा क्या है? कैसे छूट जाएगा यार? हम प्रॉपर तरीके से गिन रहे हैं, कैसे छूट जाएगा? पहले हमने 4 ड्रॉ के पूरे गिने, फिर 3 ड्रॉ के, फिर 2 ड्रॉ के, फिर 1 ड्रॉ, फिर 0 ड्रॉ। हमने केसेस ही कंटिन्यूअस लिए, रैंडम नहीं बनाए। किसमें? विंस एग्जैक्टली 2 मैचेस, सही तो है? ये लिखा ही नहीं कि जीतना है हारना है, बस 2 मैच इसको जीतना है, बाकी ड्रॉ हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये कहां लिखा कि ए को सीरीज जीतनी है? ए को सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, बचे हुए 3 मैच बी जीत जाए, ड्रॉ हो जाए, इसीलिए ड्रॉ और बी को कंबाइन करके ही बार मान लिया। तो मल्टीनोमियल याद आया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लो, एक ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, एग्जाम्पल 3, और ये भी काफी मैं मैच ही खिला रहा हूं इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विन 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज विन 0.4, ठीक है? और रिमेन्स कांस्टेंट। assuming no draw, B's win, assuming no draw, understood है, draw हो गई नहीं? Find probability of A's win, लेकिन अभी तो वही पूछा, अब मैं सीरीज का फॉर्मेट बदल रहा हूं। एक मैच होता तो जीतने के चांसेस तो सीधे उसके 60%, इसके 40%, लेकिन रूल बदल दिया। तो रूल क्या है? रूल है दे प्ले कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस गेम्स until one of them wins 2 successive matches. समझ गए? रूल ये बना दिया कि गेम खेल रहे हैं, एक गेम से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई भी 2 लगातार गेम जीत जाओ आप विनर हो। अगर सिंगल गेम का होता तो 60 और 40 हो जाता, लेकिन पहला ए जीता, दूसरा बी जीता, तो वापस रीसेट हो गया गेम, फिर ए, फिर बी। आया समझ में? तो अब हमें पता करना है कि ये इस हिसाब से फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विन। तो बताओ ये मैच कब तक चल सकता है? इनफाइनाइट तक। हो सकता है कभी खत्म ना हो। और सबसे पहले कितने मैच में खत्म हो सकता है? 2 मैच में। तो सॉल्यूशन में केसेस समझ में आए? या तो 2 मैच में ही ए जीत जाए, 2 में नहीं तो किस में जीतेगा? 3 में। और 3 में जीतेगा तो पिछला समझ में आया? समझ गए? और अगर 4 में जीतेगा तो ए बार, फिर यहां ए बार नहीं हो सकता क्योंकि ए बार हमेशा अल्टरनेट आएंगे। अगला समझ गए? ऐसे बनेगा, ऐसे ये सीरीज इंफिनिटी तक बनेगी। ये क्या है? हम किसको जिता रहे हैं? ए को। ए बार ही बी है, ए को जिता रहे हैं, तो या तो 2 मैच में जीत जाए, या 3 में जीतेगा, या 4 में, या 5 में, या 6 में, अप टू सो ऑन। और बड़ी अच्छी बात है, ये कुछ और नहीं, इनके मल्टीप्लीकेशन है। ये जो लिखा है 0.6 इंटू 0.6 लिखा है, ये 0.4 इंटू 0.6 स्क्वायर लिखा है। क्लियर? ये 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.6 स्क्वायर लिखा है। क्लियर? तो ये सभी की सीरीज का समेशन आंसर निकालना है। और क्या है ये? दिख रहा है? कुछ है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है?
ये इन सब का मल्टीप्लीकेशन है, ये तो सोच पा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये समझ में आया? दो जीपी है, क्योंकि इसमें ए बार का मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए का, फिर ए बार का, फिर ए का, फिर ए बार का, फिर ए का। सोच पा रहे हो? इसमें ए बार मल्टीप्लाई किया, अब ए मल्टीप्लाई किया, अब ए बार, फिर ए, फिर ए बार, तो ये दो जीपी है। क्लियर? तो इसका समेशन हम लिख सकते हैं। तो अल्टरनेट जीपी है, तो ये वाली जीपी, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए ए, तो समेशन इनका क्या आएगा? ए ए फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, सॉरी, ये आएगा। नहीं समझ में आ रहा? अगले में दो बार ये आ गया, अगले में तीन बार ये आ जाएगा। जीपी का समेशन ए प्लस ए आर स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर? इनफाइनाइट जीपी है। और यहां पे अगला लिखते तो दो ए आते, फिर एक्चुअली ये पूरे में एक ए बार आ जाता। समझ पा रहे हो? तो इसमें पहला टर्म ये, अब देखो इसमें ये मल्टीप्लाई हुआ, इसमें दो बार होना चाहिए, एक बार ज्यादा कर दिया क्या मैंने? एक ए ज्यादा लिख दिया, एक गोला यहां से आएगा। ठीक है? तो इसका भी वही है, तो इसका समेशन कितना बना? ए बार ए ए अपॉन 1 माइनस ए ए बार। तो कोशिश करिए ऐसे समझने की कि पहला टर्म हमारा ए ए था, दूसरे में ए में यहां ए बार लग गया, तीसरे में जो भी लिखा था उसमें ए लग गया, चौथे में जो भी लिखा था उसमें ए बार लग गया, इसमें जो भी लिखा था उसमें ए लग गया। तो यही हो रहा है। तो इन सब में ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब में ए बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ए तो हो ही रहा है, ए बार भी। ठीक है? मतलब सक्सेस ए और ए बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें और इसमें देखें, इसमें और इसमें फर्स्ट टर्म ये, कॉमन रेशियो ये, इसका फर्स्ट टर्म ये, कॉमन रेशियो ये। देखते हैं आंसर कितना बनता है। तो ए कॉमन ले लूं ऊपर से, 1 प्लस ए बार अपॉन 1 माइनस ए बार। ए 0.6 इंटू 0.6, 1 प्लस ए बार 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.6 इंटू 0.4, तो 24 76.76, यहां 36.36 इंटू ये कितना बना? 1.4। क्लियर? तो 36 इंटू 14 बाय 76। ठीक है? ये 1.4 है। ठीक है? कुछ कट रहा है? 19 से 19 से कटा ना 4 बार। क्यों? क्या 38? अरे 19 का 4 गुना, तो यहां 19 बनाऊंगा। अरे यार 9 इंटू 1.4 बाय 90। ठीक है? तो 12.6 बाय 90। तरीका समझ में आया? इनफाइनाइट सीक्वेंस बनाया और वो सीक्वेंस दो जीपी में टूट गया, तो अल्टरनेट जीपी का समेशन अलग किया, इस जीपी का समेशन अलग किया, दोनों का समेशन कर दिया। और सिंप्लीफाई करने पे मुझे लग रही है कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है, सब सही लग रहा है। 12.6 बाय 90। हाँ, अब इससे बड़ा आएगा 0.6 से। पॉइंट 73 के आसपास कुछ। क्यों? हाँ 130, सॉरी 0.7 से कम आएगा। हाँ
सॉरी सॉरी, मैंने वो 133 उतना ही कम होना है वो 7 में, है ना, 0.63 किया था ना। हाँ क्या ज्यादा, क्या आगे तो बोलो, तो ज्यादा तो आनी थी। ये रूल जो बेहतर खेलता है उसको फेवर कर रहा है, ये रूल जो बेहतर खेलता है उसको फेवर कर रहा है, क्योंकि जो बुरा खेलता है उसके एक जीतने के चांस कम है, तो दो लगातार जीतने के चांस और भी कम हो जाते हैं। समझ गया ना, तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़नी ही थी उसकी। पक्का समझ गए। हम तिवारी सर खेलते थे टीटी बहुत पहले, तो मैं उनसे बेहतर खेलता था क्योंकि मैं बहुत पहले से खेलता आ रहा था। मैं बहुत पहले से खेलता आ रहा था, मैं स्कूल में भी खेलता था, कॉलेज में भी खेला, फिर और सर को फिर मैंने ही सिखाया, तो हम लोग खेलते थे। अरे एक मिनट, तो सर काफी जल्दी सीख गए, है ना। तो ऐसा था लगभग यही कि मैं सर से 1.5 गुना अच्छा खेलता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि मैं ऐसे रूल बनाता था, देखो कि हम मान लेते हैं कि मैं आपसे दुगना बेहतर खेलता हूं, है ना, मैं आपसे दुगना बेहतर खेलता हूं, ये रूल मैंने बनाया। तो अब अपन पार्शियलिटी ना करते हुए आपको 10 पॉइंट बनाने, मुझे 20 पॉइंट बनाने, ठीक है। लेकिन तो इसमें लगता है बैलेंस हो गया। मैं उसमें कह देता था लास्ट में जो विनिंग पॉइंट होगा ना, विनर को 2 सक्सेसिव पॉइंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब विनर को 2 सक्सेसिव होंगे तो मेरे चांस काफी बढ़ जाते थे, क्योंकि 1 पॉइंट बना लो फिर अगला वो बना ले। तो ऐसा होता था कि जैसे हम इवन 10-10 पे बराबर हैं, सर वो लगातार 2 ही नहीं बना पाते थे, और मैं 20 पे पहुंच जाता था। सर ने ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, बोले वही हमेशा 10-20। चलो, तो शुरू में हम लोग खेलते थे, उधर रखी थी टेबल, जहां कंप्यूटर लैब है ना, वहां टेबल रखी हुई थी। तो कुछ बच्चे जो काफी अच्छा खेलते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में मतलब पहले से अच्छा खेलते थे, हमसे कई गुना अच्छा खेलते थे, तो वो कॉलेज के बाद आते हैं तो कि मतलब दिखाने के लिए वो कितना अच्छा खेलते हैं, तो और उनको मजा भी आता है टीचर्स के साथ खेलने मिल रहा है, लेकिन हमसे कभी जीत नहीं पाते थे। क्योंकि मतलब ऐसा आया, बच्चे ने 3 शॉट मार दिया, फाउल है। और हम टेबल पर चढ़ के मार रहे हैं, टेबल पर चढ़ के भी मार दे तो ही सही है। तो बच्चे बोलते सर ऐसा रूल नहीं होता, टेबल टच नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम बोलते थे बेटा हम कोच पहले बने थे, खेलना बाद में सीखे। मतलब आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, कुछ काम नहीं तो यही कर रहा है, दिन भर टेबल पे खेल रहे हैं। अब 2 लोग खेल रहे हैं, 4 लोग क्या करें। तो ये सब अलाउड है, एक बार एग्जाम में अच्छा कर लो, फिर एग्जाम में अच्छा करो, फिर जो करना है वो करो, इधर पूरी फ्रीडम होती है। चलो यहां तक आ गया समझ में। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, दिमाग लगाइएगा। चलो क्वेश्चन 1, E and B draw a card from pack of 52 cards with replacement and one starts the game। ठीक है, रूल ये है, वन हु ड्रॉज स्पेड विंस। फाइंड रिस्पेक्टिव चांसेस। ठीक है, ए एंड बी ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। पहले ए ने एक कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया। अगर वो स्पीड आ गया तो गेम खत्म हो गया, अगर स्पीड नहीं आया तो वो गेम चलता रहेगा। समझ गए। तो वन हु ड्रॉज स्पीड विंस एंड एंड्स द गेम। विंस मतलब समझ गए, गेम खत्म हो गया। तो वंस अगेन इनफाइनाइट तक जा सकता है। और शुरुआत किसने की लिख दी है मैंने,
एंड 1 मतलब ए। ए स्टार्ट्स द गेम, मतलब ए पहले निकालेगा, देखेगा, निकल आया तो ठीक है, नहीं तो वापस रख देगा। क्वेश्चन 2, contains 10 balls in which 3 balls have some prize money inside. A, B, C in order draw a ball find their respective chances getting prize money. Without replacement. क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बॉक्स में 10 बॉल्स हैं, बॉल्स के अंदर प्राइज मनी है, बॉल्स खुल सकती हैं, खोल के प्राइज मनी देख लो, लेकिन बाहर से देखने में सब एक सा है। तो इन विच ओनली 3 बॉल्स, 3 बॉल्स के अंदर प्राइज मनी है और बाकी 7 बॉल्स बिल्कुल खाली है। 3 बंदे ए बी सी लाइन में लगे हुए इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब ए पहले फिर बी फिर सी। तो ए ने पहले बॉल निकाली, समझ गए, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल निकाली, लॉटरी मिल गई, खुश हो गया, नहीं तो फेंक के भाग गया, वापस नहीं रखना है। फिर बी का फिर सी का चांस है। तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ गेटिंग प्राइज मनी। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी दो इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, दे आर प्लेइंग अ 3 मैच सीरीज, वो 3 मैच की एक सीरीज खेल रहे हैं। द चांस ऑफ विनिंग, अब देखिए
इक्वली स्ट्रांग है, मतलब इनिशियली 50-50 चांस है। लेकिन अगर कोई जीत गया मैच तो उसके चांस बढ़ के 60% हो गए। समझ गए? कभी भी आप मैच जीत जाओगे आपके चांस 60% हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके जीतने के 40% बचेंगे। आया समझ में? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है जीतने से। हाँ, ये कॉन्फिडेंस लेवल मल्टीपल टाइम्स नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप 2 मैच जीत गए तो 60 से ज्यादा निकल जाएगा। आप जब भी मैच जीते हो प्रीवियस विनर, आप ये मैच जीते 60% है, अगला हार गए 40% हो जाएगा, अगला जीते तो फिर 60% हो जाएगा। हाँ, अब 50 फिर से नहीं आएगा। समझ गया ना? 50-50 इनिशियली है। क्वेश्चन समझ गए? तो लैंग्वेज ये है, प्रीवियस विनर, पिछले मैच का जो विनर है उसके 60% चांस होंगे अगले में, लूजर के 40% जीतने के चांसेस होंगे। करो ट्राई, मजा आएगा सभी तीनों क्वेश्चन में। क्या कभी आएगी नहीं ना 50, कोई ना कोई जीते या हार रही है, ड्रॉ होनी नहीं है, वो फिर ड्रॉ बोलना पड़ता उसके लिए कभी। हाँ, एक बंदे ने एक ही बॉल निकाली, ड्रॉ अ बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो 60% डेटा याद रहेगा। ए विंस एग्जैक्टली 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एज विन के चांसेस अगर हमें निकालने हैं तो चांसेस क्या हैं? या तो पहली बार में ही स्पीड निकल जाए, और अगर इससे स्पीड नहीं निकला तो बी से भी नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वो जीत जाएगा, अब निकल जाए। आया समझ में? और अगर पहली बार में नहीं निकला, इससे नहीं निकला, फिर नहीं निकला, तो उससे फिर ना निकले, और फिर ए। आया समझ में? अप टू सो ऑन। और ये बनेगा, जीपी बन गई, सब में मल्टीप्लाई होना है, तो ए अपॉन 1 माइनस ए बार बी बार। और ये तो समझ रहे हो कि ए के जीतने के चांसेस 1/4 और बी के भी 1/4 है। चाहे ए स्पीड निकाले चाहे बी स्पीड निकाले, विथ रिप्लेसमेंट है, तो चांसेस विल रिमेन 13/52। आया समझ में? तो ए 1/4, 1 माइनस ए नहीं 3/4, बी नहीं 3/4, 4/7। तो ए के जीतने के चांसेस 4/7, और बी के जीतने के चांसेस वैसे 3/7 लिख सकते हो, अदरवाइज बी की सीरीज इससे चालू होगी। बी को मौका तब मिलेगा जब ए हार जाए, क्योंकि ए शुरुआत कर रहा है। तो ए बार बी, तो ए बार बी बार ए बार, सही है, बी, ए बार बी बार ए बार बी बार ए बार बी। तो इसमें भी कॉमन रेशो ए बार बी बार ही है, बस फर्स्ट टर्म इसका अलग है। ठीक है? और ए बार कितना आया 3/4 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 3/4, 3/4। आया समझ में? 3/7। 1 माइनस से भी कर सकते थे, 1 माइनस से भी कर सकते थे। यहां समझिए कि जो पहले निकाल रहा है उसको एक एक्स्ट्रा एज फैक्टर मिल रहा है। वजह क्या है कि टोटल देखो कैसे या तो पहली बार में स्पीड निकल आए, पहली बार में नहीं निकला तो दूसरी बार में निकलेगा। ये समझ पा रहे हो? ऐसे केस बनते, ऑब्वियसली इन सभी का समेशन 1 आएगा। तो ये ए के जीतने के चांसेस हैं, ये बी के जीतने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहली बार में स्पीड निकला, या तीसरी बार में निकला, या 5वीं बार या 7वीं बार, ऑड पोजीशन पे स्पीड निकला तो ए ने निकाला होगा, इवन पोजीशन पे निकला तो बी ने निकाला होगा। ये सोच पा रहे हो? बी के केस बिल्कुल ठीक ए के केस जैसे हैं, बस एक एक्स्ट्रा एस बार उसके साथ। समझ गए? तो मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एस बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सोचो, नहीं कह सकते? सोचो कि बी को जीतने के लिए ए को हराना पड़ेगा, लेकिन ए के लिए शुरुआत उससे नहीं हुई, तो इसके हर केस में एक ए बार एक्स्ट्रा है। या तो ऐसे सोचो, या
ए जब शुरुआत कर रहा था तो 0 से शुरुआत कर रहा था, कोई विनर कोई लूजर नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बी शुरुआत कर रहा है तो एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन आ गई कि इनिशियली पहला ए को हारना पड़ेगा, और अगर वो चीज भूल जाओ तो फिर तो पूरे हालात सेम है। तो मैं कह रहा हूं अगर ए की प्रोबेबिलिटी x है तो मैं कह रहा हूं बी की प्रोबेबिलिटी x के साथ एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन s बार है। सोचो, और ये s बार 3x/4 है, टोटल सम 1 है, तो x प्लस 3x/4 इक्वल टू 1, x की वैल्यू 4/7। ठीक है, लेकिन ऐसे सोचना आसान नहीं था, ऐसे सोचना आसान नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहला अगर ए हार गया तो अब बी फेंक रहा है और शुरुआत वहां से हो रही है, ये सोच लो। अब तो वो ए जैसे ही बिहेव करेगा ना। एक बार ये 3/4 का फैक्टर मिल गया एस बार का, अब तो ए जैसे ही केस बनेंगे। तो ये सोच ले कि आई एम स्टार्टिंग द गेम, सोच सकता है ना, आई एम स्टार्टिंग द गेम, तो आंसर आएगा एक्स। लेकिन उसके गेम स्टार्ट करने के लिए पहले ए को हारना पड़ेगा। तो वंस ए लूजेस, नाउ वी कैन एज्यूम दैट बी स्टार्ट्स द गेम। आया समझ में? लेकिन ऐसे करना बहुत ही मुश्किल है, इतना लॉजिकली सोचना। आंसर आने के बाद सोच सकते हैं, प्रॉपर तरीका ये है। क्लियर? तो इसमें जो पहले फेंक रहा है उसके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आ गया क्वेश्चन समझ में? जरा दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। मिटा दूं ये वाला लॉजिकल जबरदस्ती, परेशान मत होना, ये कुछ मतलब नहीं होता इन सबका। प्रॉपर तरीके से करो वही सही है। इवन मैं खुद नहीं करता हूं तरीके से, मैं भी फंडामेंटल्स पे फोकस करना ज्यादा पसंद करता हूं। अब देखें, दूसरा क्वेश्चन था बॉक्स में 7 में प्राइज नहीं है, 3 में प्राइज है, यही था ना। पहले ए ने निकाला, फिर बी का नंबर, फिर सी का नंबर, तो इज विन। अब ए ने निकाला तब तो पूरा माल भरा है, 3 प्राइज ये, तो 3C1 10C1 3/10। लेकिन जब बी निकालेगा तो हमें ये केस बनाना पड़ेगा कि ए निकाल चुका है कि नहीं निकाल चुका। समझ गए? तो ए निकाल चुका है, अब बी के चांसेस, और ए ने नहीं निकाला, अब बी के चांसेस। आया समझ में? ए ने निकाल लिया 3/10, अब बी ने निकाला 2/9, ए ने नहीं निकाला 7/10, 3/21 और 6 27/90, 3/10। जरा पीसी देखते हैं। पीसी डिपेंड करेगा, ए ने निकाला, बी ने निकाला, सी ने निकाल लिया, ए बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी बार सी, और ये क्या है? ए 3/10, बी 2/9, सी। क्लियर? और ये हमें पता नहीं चल रहा है, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैं पिछली क्लास में भी बोला था कि जो एबीसी लिखा है वो दरअसल पी ए पी बी बाय ए प्लस पी सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। सोच पा रहे हो? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई किया है हमने। ठीक है, चलो इस ऑर्डर में निकाल। अब दूसरा, ए ने निकाल दिया 3/10, बी ने नहीं निकाला 7/9, सी ने निकाला 2/8, ए ने नहीं निकाला 7/10, बी ने निकाला 3/9, 2/, ए ने नहीं निकाला, बी ने नहीं निकाला, इसने। तो नीचे 10 × 9 × 8 अलग करें, 6 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 × 3, नहीं करूंगा मैं। ये 42 × 3, 42 × 5 210 बन गया। तो क्यों उसको निकालो 42 × 3। ठीक है, 42 × 5 210 और 6 216 बाय
10 इंटू 9 इंटू 8 और 216 क्या है 6 क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 36 इंटू 2। तीनों के चांस 3/10 है। अब इसमें ऐसा लगता है कि शायद जो पहले बंदा निकाल रहा है उसके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन उसके पास प्राइज मनी ज्यादा है तो टोटल बॉल भी तो ज्यादा है। अब जरा हम बी के लिए बात करते हैं, समझिएगा। बी के दो केस हैं। जब ए ने निकाल लिया तो इसके चांस गिर गए, और जब ए से नहीं निकला तो इसके चांस भी तो बढ़ गए। तो कभी चांस गिर रहे हैं, कभी चांस बढ़ रहे हैं। जैसे इसके 3 केस हैं, इसमें इस केस में सी के चांस काफी हाई हो गए होंगे, क्योंकि 2 से नहीं निकला, मतलब प्राइजेस अभी भी उतनी ही है और टोटल बॉल्स कम हो गई। आया समझ में? पक्का? अब मुद्दा यह है कि इससे ये तो समझ में आ रहा शायद कंपेंसेट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली कंपेंसेट होगा ये बहुत ही आसान है। देखो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैंने एक लॉटरी बनाई है, 10 टिकट हैं, उनमें 3 टिकट पे प्राइज मनी है, वही क्वेश्चन वही है ना। अब मैंने कहा आप लॉटरी खरीद लो, ठीक है? तो लॉटरी के 10 टिकट पूरे डिब्बे में, आपने पैसे दिए, तो आप सबसे पहले टिकट खरीदते हो या सबसे लास्ट में टिकट खरीदते हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या आप पहले टिकट ले लोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे और लास्ट में लोगे तो चांस गिर जाएंगे? सोचो, मतलब आखिरी टिकट भी वही वैल्यू रख रहा है जो पहली टिकट वैल्यू रख रहा था। हाँ, क्लियर? क्योंकि अगर किसी ने पहले ही टिकट ले लिया और किसी ने जो लास्ट बचा टिकट लिया, दोनों टिकट की वर्थ बराबर है। समझ गया ना? क्योंकि लास्ट वाले टिकट पे चांसेस अगर ये हैं कि मान लो उस पर नहीं मिला प्राइज मनी, सब निकल गए, और अगर नहीं निकले तो तब तो 100% चांस है। तो ऐसे समझिए कि अगर 10 टिकट होते तो आप क्या लाइन में आगे लगने के लिए लड़ते कि हम सबसे पहले लगेंगे, हमें टिकट सबसे पहले मिलेगा, हम जीतेंगे? तो लास्ट में मिले तो भी चांसेस उतने ही है ना। समझ गए? तो जब लकी ड्रॉ से सिलेक्ट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है आप अपना फॉर्म कब डालते हो? वैसे ही लकी ड्रॉ है इस तरह, तो आप कभी भी निकालो, क्या फर्क पड़ता है? आ गया समझ में? ये काफी हद तक उस तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछली क्लासेस में कराया था कि थर्ड बॉल इज रेड विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका आंसर वही आया था जो फर्स्ट बॉल इज रेड का था। याद दिलाता हूं, 2 रेड 3 ग्रीन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्वेश्चन था कि थर्ड बॉल इज रेड, इसका निकालना था। तो हम क्या करते? पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड। रेड रेड नहीं है, रेड तीसरी रेड तो आएगी नहीं, है ना? तो चलो 4 कर देता हूं, ठीक है? रेड बार रेड रेड, रेड बार रेड बार रेड, ये केस बनते, और इन सभी केसेस का समेशन 4/7 आएगा। क्योंकि थर्ड बॉल इज रेड के चांस वही हैं जो फर्स्ट बॉल इज रेड के, क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि हमने तीसरी बॉल पहले निकाल ली। अजीब लगता है लेकिन है सही, क्योंकि आप 3 बॉल निकालोगे, एक पहली निकाली, एक दूसरी निकाली, एक तीसरी निकाली, ऐसी निकाली। तो इन तीनों में समझिएगा, आंख बंद की, मैंने एक बॉक्स भरा है, एक बॉल रखा है, आंख बंद की, एक बॉल निकाल के इसमें रख दी, एक बॉल इधर रख दी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। किस बॉल के रेड होने के चांस हाई है? सिमेट्री है। सोचो कि आपसे कहा कि मैंने ये पहले निकाली थी, ये दूसरे नंबर निकाली, ये तीसरे नंबर, तो इनमें रेड के कितने चांसेस हैं? तो क्या फर्क पड़ता है? आया समझ में? तो सबके चांसेस बराबर हैं, इसलिए तीसरे में रेड निकलने के चांसेस वही हैं जो पहले में रेड निकलने के। तो ये प्रोबेबिलिटी है जो चीजों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सब में। स्टेटमेंट समझ में आया? प्रोबेबिलिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सभी में, ठीक है? तो इसने जो प्राइज मनी है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब, और सही बात है, 10 बॉल्स थी, अगर बॉल खरीदते तो चाहे वो प्राइज मनी हो या ना हो, कीमत तो बराबर ही होगी।
अगर आपको नहीं पता उसके अंदर मनी है कि नहीं, तो कीमत तो सबकी बराबर रखेंगे, और कितनी रखेंगे, मान लो ऐसा होता, इन पे नहीं है, इन पे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए। अब मैंने सभी बॉल को मुझे बेचना है, ठीक है, तो आदमी ये सोचेगा कि अगर मैं पूरी बॉल खरीद लूं तो कितने की पड़ेगी। तो बेचने वाले को अगर नो प्रॉफिट नो लॉस करना है तो 20 और 10 30 35 रुपए में पूरी बॉल बेचनी पड़ेगी। बचपन में देखा दुकानों पे ये लगा होता था, बहुत सारी चीजें, इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, और पता नहीं होता मिलेगा कि किस पे मिलेगा, नहीं किस पे नहीं मिलेगा, टोटल लिखा होता था कि इनमें एक 5 रुपए का है, एक 10 रुपए का है, एक 20 रुपए का है। अब अगर हम दुकानदार से कहते हैं हमें पूरा दे दो ये, तो कितने में देता, जितना लिखा होगा उतने ही में तो देगा, समझ गए। तो अगर आप ये खरीद लाए तो आपको क्या 20 और 10 30 और 5 35, आप इसमें कन्विंस होगे कि 35 में कोई भी 3 बॉल ले जाओ, पूरी ले जाओगे। और जब पूरी ले जाओगे, आपने पूरी 35 में बॉल खरीद ली, मैंने कहा एक बॉल मुझे दे दो, उसमें थोड़ी शायद प्राइज मनी होगी, क्या आप दे दोगे फ्री में, कितने में दोगे, 35 बाय 10 3.5 रुपए में, अगर आप भी नो प्रॉफिट नो लॉस करना चाह रहे हो। तो इनडायरेक्टली हर बॉल की कीमत 3.5 है, भले ही उसके अंदर प्राइज हो या प्राइज ना हो। आया समझ में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक मिनट, एक और बहुत आसान तरीके से मैं दिखा देता हूं इसको। 5 10 रुपी कॉइन्स हैं और 2 10 रुपी कम करता हूं, 2 10 रुपी कॉइन है और इसमें 4 2 रुपी कॉइन्स हैं। एक मिनट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने 2 कॉइन्स ड्रॉ किए या 1 कॉइन ड्रॉ किया, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर वो कॉइन 10 रुपए वाला हुआ तो उसकी 10 रुपए वैल्यू है, अगर वो कॉइन 2 रुपए वाला हुआ तो उसकी 2 रुपए वैल्यू है। तो एक कॉइन निकाला तो प्रोबेबिलिटी की वो कॉइन 10 रुपए का होगा, कितनी आएगी, 2/6 आएगी। और अगर ये हुआ तो कितने रुपए मिलेंगे, और अगर वो ये वाला हुआ 4/6 वाला तो कितने मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज हमें कितने पैसे मिले, प्रोबेबिलिटी इंटू करस्पॉन्डिंग वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इंटू करस्पॉन्डिंग वैल्यू, कितने मिले 20, 26/6, 28/20, हाँ 28/6 कितना आया, ये 14/3 कुछ है। टोटल कीमत देखो कितनी है, 20 रुपए, 28 रुपए, 28 रुपए टोटल कॉइन्स, 28/6, समझ गए। बहुत इंटरेस्टिंग बनता अगर हमने 2 कॉइन निकाले होते। 2 कॉइन के कितने केस बनते, बोथ 10 रुपी, बोथ 2 रुपी, और एक 10 रुपी, एक 2 रुपी। अब जरा देखते हैं इसमें हमारी वैल्यू कितनी बनेगी। दोनों 10 रुपए के चांसेस कितने हैं, 2C2/6C2, और पैसे कितने मिलेंगे हमें, चलो दोनों 2 रुपए के चांसेस 4C2/6C2, पैसे कितने मिलेंगे 10 रुपए, ये कितना है 10 रुपए का, 2C1 4C1/6C2 कितने मिलेंगे 12 रुपए। समझ गए। इस पूरी मोमाया को हम अगर सॉल्व करें तो ये 2C2 1/15 इंटू 20, ये देखें कितना है, ये 6/15 24/15, सही है। ये कितना है, नीचे 15 8 12 इंटू 8, ऐसी इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं 15, ठीक है। 15 का 3 तो काट ही सकते हैं, तो 32/3, सही है। इसका 3 काटा तो 8/5, 32/5, सही है।
और ये कितना बना? नहीं नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है ना, तो छोड़ो यार, मुझे सॉरी, चलो ओ कोई बात नहीं, 15 नीचे लेते हैं, 20, 24, 96। क्या कोई दिक्कत है? ये कितना बचा? 130, 120, 140 बाय 15 आया। 140 बाय 15 को 28 बाय 3 लिख सकते हैं। 28 बाय 3 को 14 बाय 3 का 2 गुना लिख सकते हैं। 14 बाय 3 क्या था? एवरेज वैल्यू ऑफ कॉइन। और अगर हमने 2 कॉइन निकाले तो एवरेज वैल्यू कितनी मिली? 14 बाय 3 का डबल। ये समझ में आया? मतलब प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपए का सिक्का 10 रुपए का नहीं है, ये 2 रुपए का नहीं है, टोटल हर सिक्के की कीमत 14 बाय 3 रुपए है। हर सिक्के की कीमत 14 बाय 3 है, क्योंकि आप एक सिक्का निकालोगे तो 10 रुपए मिल गए तो ज्यादा वैल्यू हो गई, 2 रुपए हो गए कम हो गई, लेकिन करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी है, तो ऑन एन एवरेज वैल्यू क्या बनेगी? ये आया समझ में? तो ये प्रोबेबिलिटी का इवन डिस्ट्रीब्यूशन। यही वजह है कि मार्किंग स्कीम इन जनरल 3R माइनस W होती है। देखो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन है ABCD, सही होने के चांस, तुक्का मारा, कुछ भी नहीं आपको आता, आपने तुक्का मारा, सही आने के चांस 1/4, कितने नंबर मिलेंगे? 3 रुपए में लिख देता हूं। गलत होने के चांस कितने नंबर मिलेंगे? आंसर। तो ये इसलिए रखा गया है कि कोई तुक्का मारे तो उसकी एक्सपेक्टेशन 0। समझ गया ना? क्योंकि अगर सही है तो ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, गलत है तो कम है, और ठीक उसी रेशो में कि ऑन एन एवरेज चीजें कट जाएं, किसी तरफ फेवर ना करे। इसका मतलब 4R माइनस डब्ल्यू, 4R माइनस डब्ल्यू होता तो 1/4 में 4 नंबर मिलते और 3/4 में, तो प्रोबेबिलिटी फिर भी 1/4 बनी। सही है ना? तो 4R माइनस डब्ल्यू में अगर कोई 1 मिनट इसमें तुक्का मारता है तो नेगेटिव आने के चांसेस कम है, पॉजिटिव स्कोर आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है? और मल्टीपल में तो तुक्का तो मंदा लगा ही सकते हो। मल्टीपल में 5R माइनस 2W है, माइनस W भी कर दूं, दयालु हूं थोड़ा, चलो कम काट रहा हूं। ये है मल्टीपल में सही होने के चांसेस 1/16। 16 तरीके हैं, बेहतर है मैं 15 लिखूं। अरे एक वो केस जब हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, अरे टिक मारा ना मारा, ABCD में मल्टीपल अटेम्प्ट करने के 15 तरीके हैं ना, 16 में तो एक छोड़ने वाला भी है ना। नहीं आया समझ? क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट करने के 15 तरीके हैं, क्योंकि हर उस पे टिक करोगे नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे। नहीं किया वो केस तो ये 2 2 2 16 बनते, नहीं किया वाला हटा दिया। अटेम्प्ट करने के 15 तरीके, अब सही होने का एक तरीका, इस पे कितने नंबर मिल गए? 5। गलत होने के 14/15, इस पे मिला -1। देखो कंपनी को बहुत नुकसान हो गया। देखो मतलब ये तबका है जब तुक्का मार रहे हो। अब इसमें अब आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो कि ABCD 4 थे, 2 आपको पता है, इन 2 पे डाउट है, तो अब मार्क करने के 4 तरीके हैं। सही होने का एक तरीका, सही है तो 5 नंबर, गलत है तो 1 नंबर, पॉजिटिव निकलना है। समझ गए? ऑब्वियसली फायदा है जब सैंपल स्पेस बहुत बड़ा होता। समझ गया ना? क्योंकि आप ये प्रोबेबिलिटी में सीधे गारंटी नहीं कह सकते कि हर क्वेश्चन पे आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि 6 कॉइन उछाले, 3 पे हेड 3 पे टेल आएगा, ये जरूरी थोड़ी है। हो सकता है 6 पे हेड आ जाए, वो तो बहुत बड़ा सैंपल स्पेस होता, पूरी दुनिया ये एग्जाम दे रही होती, पूरी दुनिया तुक्का मार रही होती, तब के लिए। या आपके पास क्वेश्चन होते 15 लाख क्वेश्चन आ गए, आपको पूरे साल तुक्के ही मारने हैं। ठीक है? एनीवे, हाँ, और एक चीज समझ में आ गई होगी अब
एक्सपेक्टेशन क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू। वैसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। और एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलो वापस आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा कि कैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी चीजें। चल, हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या था? 2 बंदे थे, 3 मैच खेले। चलो, एग्जैक्टली 1, ए विंस एग्जैक्टली 1। तो केसेस बनेंगे, एक पक्का समझ में आया? या तो वो पहला मैच जीत जाए, या वो दूसरा मैच जीत जाए, या वो तीसरा जीत जाए। अब आंसर गौर से देखिएगा। पहला जीतने के चांस 1/2, लेकिन ये जीत चुका है तो अगला जीतने के 0.6 है। ठीक है, तो 0.4। ये नहीं आया समझ में? क्योंकि पिछला जीता था तो जीतने के 0.6 है, लेकिन हमने हरा दिया। और चूंकि अब ऑलरेडी हार चुका है, सोचो, ये कुछ और नहीं, ए बी भी लिखा है। ऐसे देखो, ये समझ में आ जाएगा। ए के जीतने के चांस 1/2, बी के जीतने के चांस 0.4, लेकिन अब बी जीत गया तो चांस, अब शायद ज्यादा चीज समझ में है। ए का हारना ही बी का जीतना है। क्लियर? चलो, दूसरे केस का इसका आंसर लिखें। तो इसको भी आप चाहें तो बी ए बी सोच सकते हो। पहला बी के जीतने के चांसेस तो 1/2 है। अब बी जीत चुका है, अगला ए जीतना है 0.4, और अगला बी जीतना है 0.4। सोचो, बी को जिताना है और प्रीवियस विनर ए है। सोचो, ए को जिताना है, प्रीवियस विनर बी है 0.4, बी को जिताना है, प्रीवियस विनर ए है 0.4, क्योंकि प्रीवियस विनर दोनों में ही बदल गए थे। तीसरे का बी बी ए, पहला बी को जिताना है 1/2, अगला बी को जिताना है 0.6, लेकिन अब किसी और को जिताना है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इन तीनों का समेशन हमारा आंसर है। खास बात देखिए, तीनों के आंसर डिफरेंट है, तो आप 3 टाइम्स आंसर ऑफ 1 केस नहीं कर सकते। समझ गए? तो आप 3 टाइम्स नहीं कर सकते कि एक केस का आंसर ले लो 3 गुना कर दो, क्योंकि यहां डिपेंडेंट थे और यहां हर ऑर्डर का आंसर बदल जा रहा है। चलो, सेकंड क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विन। अब एज विन के केस क्या बनेंगे? या तो ये तीनों जीत जाए, या 2 जीते, ठीक है। इसको ऐसे सोचने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ए बी सोचो, इसको बी ए सोचो, इसको ए बी ए सोचो, समझ में आ जाएगा। तीनों जीतना है 1/2, 0.6, 0.6। इसका देखें 1/2, 0.6, 0.4। ठीक, यहां इसका देखें 1/2, 0.4, 0.6, इसका 0.4, 0.4। और ये सभी सॉल्व करने पे आंसर आएगा, क्योंकि इस बार रूल पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। इस बार का रूल सिमेट्रिक है दोनों के लिए, क्योंकि रूल बड़ा सिंपल है। प्रीवियस विनर तो दोनों इक्वली लाइकली थे, बराबर थे। प्रीवियस विनर कोई भी हो सकता है, तो मौका हमने बराबर दिया दोनों को। इस बार फेयर रूल है, और फेयर रूल है, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, तो सॉल्व करने पे 1/2 आना ही था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो, क्या रोज स्टोरी
क्या देके गए? 3 शीट। मैथ्स में कौन देता है 3 शीट? काय की ओएल? ओएल हटा दो, मैंने हटा दी ओएल। अरे ओएल ओएल नहीं करने। क्या ओएल और डीसीटी दी है ना? मैट्रिक्स की डीसीटी है, हलवा होती हो तो। और 1 मिनट, आई मैं फिजिक्स की दे दूंगा फिर इतना कर रहे हो तो। चलो कोई बात नहीं, सुनो अच्छे से होमवर्क। देखो पेज 18 टू 32। अरे रुको अच्छे से, ऑल इलस्ट्रेशंस प्लस एक्सरसाइज। अरे अभी कहां से बस। हाँ 232 एंड, अरे रुको मैं कितना सा काम देता हूं ये देख लो। समझ लो बहुत कठिन है होमवर्क। देखो 18 से 32 सभी पेजेस एंड 35 38 पे जितने इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज मिले सब कुछ, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। ये इसके लिए है कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, कहीं बेस थ्योरम के हैं, कहीं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के हैं। ठीक है? अरे रुको, क्या 35 38 पे नहीं है इलस्ट्रेशन? है, बिल्कुल है, मैंने देख के दिया। 35 कॉमा 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 2 नहीं लिखा ना? अब ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। अब ठीक है, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ। प्लस, अरे रुक जाओ 1 मिनट, ये बताओ सुनो, मान लो कल क्लास होती तो एक कल डीसीटी मिलती, एक आज क्लास हुई उसकी डीसीटी मिली, और मैंने एक ही डीसीटी दी। अभी भी एक डीसीटी एक्स्ट्रा चल रही है। बस बस, अरे 1 मिनट, अभी सुनो, ये वाला पार्ट तुम्हें आज ही करना है सोने से पहले। बिल्कुल, ये वाला पार्ट आज ही करना है, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से। मैक्सिमम तो इलस्ट्रेशन है, लेकिन इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन नहीं पढ़ने हैं, आगे आगे यही आ रहा है हमारा। तो इलस्ट्रेशन, बीच की एक्सरसाइज ये आज ही करना है, और ये कल शाम को कभी भी कर लेना। कल शाम को, परसों सुबह, क्योंकि क्लास तो तुम्हारी अगले दिन होगी ना शाम को, तो डीसीटी 4 आप कभी भी कर लीजिए, ये आज ही करना है आपको हर हाल में। अब 1 मिनट, ये मैं बुकलेट चेक करूंगा। मैं पिछली बार एनसीईआरटी चेक नहीं कर पाया, मेरी क्लास नहीं हुई। अरे अभी बच्चे बोलेंगे हमें पता नहीं था, वो तो पिछली बार बोला था, मैं एनसीईआरटी नहीं लाया। रुको रुको, हाँ ये बुकलेट चेक करूंगा, और बुकलेट गंदी होनी चाहिए पूरी, और उसमें मैथ्स ही होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो तुम उसका होमवर्क पीएन कौन सा है, मैट्रिसेस का होमवर्क इस पे कर दो। हाँ 1 मिनट, मैं बुकलेट चेक करूंगा, मुझे बुकलेट गंदी चाहिए, वहीं के वहीं सॉल्व कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं के वहीं हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन में जो जगह खाली होती है वहां सॉल्यूशन दिखने चाहिए। अब चाहे आप इलस्ट्रेशन छापो या सॉल्व करो, आपकी मर्जी, मुझे गंदी चाहिए बुकलेट, ऐसी हो कि अगली बार पढ़ ना सको। क्या? अरे रुको, अरे पूरी कंडीशन तो सुनी नहीं। अगर वाकई में तुम ये करके लाए तो पक्का स्टोरी आएगी अगली बार। 1 मिनट, वो मेंस वाली शीट है, वो जल्दी जल्दी हो जाती, उनमें नहीं लगेगा टाइम। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करा दूंगा उसके। किसमें स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अरे 1 मिनट, अरे वो तो छोटा छोटा है, तो बीच बीच में फिजिक्स के साथ भी पढ़ा सकता हूं ना, क्यों लोड ले रहे हो?